हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं FT4 जो कि 4 फरवरी को हुआ था। इसमें केमिस्ट्री में जो कवर्ड पोर्शन है वो कौन कौन सा है एक बार आप देख लीजिए। सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री एंड GOC1। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं अपन स्टेप वाइज एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में हमसे पूछा है, इन अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग if the number of close packed spheres is n, then the number of tetrahedral voids generated will be। घनीय निविड़ संकुलन में यदि निविड़ संकुलित गोलों की संख्या n है तो उत्पन्न चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी। तो अगर हमें वॉइड निकालना है तो हमें पता है जब आपके पास CCP गिवन होता है, CCP राइट, इसमें अपने पास जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियां वो 2 टाइम्स ऑफ Z होते हैं। राइट, Z आपके पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, प्रभावी परमाणुओं की संख्या। तो अगर मुझसे बोला जाए कि भाई टोटल एटम्स मुझे कितने दे रखे n, तो मेरे पास यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, सीधा सीधा 2 टाइम्स ऑफ n। राइट, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2n एंड दैट इज व्हाट फर्स्ट ऑप्शन। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 की। F सेंटर इज जनरेटेड, F केंद्र उत्पन्न होने का कारण क्या है। F सेंटर आपको पता होगा, जो आपके पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, जब आप किसी भी मेटल के सॉल्ट को उसी मेटल की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो एनायन जो है वो लैटिस से बाहर निकल जाता है। जब एनायन लैटिस से बाहर निकल जाता है तो जो वैकेंसी जनरेट होती है उस वैकेंसी पे कौन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्यूज हो जाता है कहाँ पर, क्रिस्टल में। ठीक है, एंड इसी वजह से वो जो वैकेंसी थी दैट स्टार्ट बिहेविंग एज ए एफ सेंटर। क्यों, क्योंकि उसकी वजह से क्रिस्टल में आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक कलर। ठीक, तो हमारे पास कौन सा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। टू प्रिपेयर n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन इज डोप्ड विद एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू द ग्रुप x, देन द वैल्यू ऑफ x। n प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन को वर्ग x से संबंधित तत्व के साथ मादित किया जाता है, तो x का मान क्या होगा। n टाइप का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब यहाँ पर अपने पास जो चार्ज कैरियर होंगे, चार्ज कैरियर कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन। अगर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे। तो उस समय हमें कौन से ग्रुप से डॉप करना होता है, तो वहां पर अपने पास होता है ग्रुप 15। अगर आप ग्रुप 15 से डॉप करेंगे तो वहां पर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचता है जो कि कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। राइट, और वो n टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की हम बात करें। अ क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन्स एटम्स x at all of its corner, y at half of the face center, then the formula of the crystal। एक घनीय एकक कोष्टिका में परमाणु x सभी कोनों पर उपस्थित है तथा परमाणु y आधे फलक केंद्रों पर उपस्थित है, तो क्रिस्टल का सूत्र आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप x के लिए z वैल्यू निकाल लें। कहाँ पर प्रेजेंट है x, कॉर्नर पर। तो कॉर्नर कितने होते हैं आपके पास, 8, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, तो इफेक्टिवली x हो गया आपके पास 1। y आपके पास कहाँ प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे। कितने फेस सेंटर पे, हाफ ऑफ द फेस सेंटर। टोटल फेस सेंटर होते हैं 6, उसका आधा 3, और हर फेस सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/2। कितना आ गया, 3/2। तो फॉर्मूला क्या बना, x y 3/2। सिंपलेस्ट फॉर्मूला अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x2/3। तो यही अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। अरेंज द फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स इन ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। निम्नलिखित मुक्त मूलकों को स्थायित्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपको पता होगा कि आपके पास जितना ज्यादा रेजोनेंस, अनुनाद जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा अपने पास क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। राइट, तो बेंजीन रिंग के साथ जब आपके पास फ्री रेडिकल आ जाता है कॉन्जुगेशन में, तो वहां पर आपके पास रेजोनेंस बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन फोर्थ वाला जो अपने पास है
उसमें बेंजीन के साथ साथ CH3 ग्रुप भी है और ये हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा और हाइपर कॉन्जुगेशन जो कार्बन फ्री रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा अपने पास फोर्थ स्ट्रक्चर, देन उसके बाद आ जाएगा अपने पास फर्स्ट स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके अंदर केवल रेजोनेंस हो रहा है। फिर हम बात करेंगे सेकंड स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर केवल हाइपर कॉन्जुगेशन है। फिर आ जाएगा अपने पास थर्ड स्ट्रक्चर, इसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई अपने पास रीजन नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है, ठीक। तो 4 सबसे ज्यादा स्टेबल, 1 उससे कम, सेकंड उससे कम एंड थर्ड सबसे कम। तो ये अपने पास जो सीक्वेंस मिल रहा है वो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, CH3CONH2 P2O5 CH3CN बना दिया, ठीक है। यहाँ पर अपन ने P2O5 लिया, डिहाइड्रेशन इसका कर दिया, CH3CN बना दिया। अब यहाँ पे क्या पूछा है अपने से, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द कार्बन एटम चेंजेस फ्रॉम, कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था में परिवर्तन होता है। यहाँ पर अपने पास जो CO होता है वो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और एक सिग्मा और एक दूसरा सिग्मा। तो ये जो अपने पास हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2, ठीक। अब ये कन्वर्ट हो रहा है CH3CN के अंदर, तो CH3CN के अंदर कार्बन बना रहा है क्या, कार्बन बना रहा है ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो भैया कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp, तो कन्वर्ट हो रहा है sp2 से sp में। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को, थर्ड ऑप्शन, यही अपना करेक्ट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आप चेक करिए, सबसे पहले ये देखना है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स किसमें सबसे कम है, वो लीस्ट होगा। अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दोनों में अपने पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0 है। फिर अगर यहाँ पर अपने पास 2 स्ट्रक्चर आ गए तो वहां पे चेक करेंगे चार्ज, अब दोनों पे चार्ज है। फिर अगर दोनों पे चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज किस पे होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव पे, और नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, राइट। लेकिन यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में उल्टा दिख रहा है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल। तो दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट। तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट कहाँ होगी, जहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे और हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर अपने को ज्यादा मिलेगा, ठीक। तो हमें पता है जब क्लोरीन बेंजीन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होता है तो वहां पर अपने पास प्लस m इफेक्ट की वजह से कार्बन का जो इफेक्टिव बॉन्ड ऑर्डर आता है वो 1 से ज्यादा आता है, तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर उसका बढ़ गया, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, सबसे कम। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के अंदर बॉन्ड लेंथ सबसे कम मिलेगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन को स्टेबलाइज करना है तो भैया वहां पर क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दो। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर हमें केवल एक में दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन में C डबल बॉन्ड O। ये विड्रॉ करेगा तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा अपने पास मोस्ट स्टेबल होगा, थर्ड, ये अपने पास मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, मोस्ट इफेक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑब्जर्व्ड। अब बेंजीन के साथ कॉन्जुगेटेड जो हाइड्रोजन होंगे, मतलब अल्फा हाइड्रोजन जो होंगे, वही अपने पास सबसे ज्यादा, जिसके पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही अपने पास कॉन्जुगेशन शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर हम बात करेंगे टोल्यूइन के अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन क्या हो गया भैया, अल्फा कार्बन। और अगर ये अल्फा कार्बन है तो इससे अटैच हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपने पास 3 हाइड्रोजन है, इधर देखेंगे हाइड्रोजन कम हो गए, इधर अल्फा हाइड्रोजन एक ही है और इधर है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट अपने को मिलेगा किसमें, फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं सर यहाँ पे तो 3 CH3 है, भाई ये थोड़ी अल्फा हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले जो कार्बन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर अपने पास ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, सॉरी अल्फा कार्बन है, ठीक। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर द फ्रेंडलिक इक्वेशन इज। तो फ्रेंडलिक इक्वेशन, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में हम बात करते हैं x/m बराबर k p raised to the power 1/n, वो होती है जो अपने को लगभग हर ऑप्शन में दिख रही है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है, तो n की वैल्यू 1 to infinity होती है, और इसी वजह से जो 1/n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होती है 0 से 1 के बीच में, और ऐसा ऑप्शन मात्र एक मिल रहा है अपने को, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अगला बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, फ्रैक्शन ऑफ एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब इन द यूनिट सेल। एकक कोष्ठिका में घन के कोने पर उपस्थित परमाणुओं का प्रभाज। तो भैया जो घन अगर बात करते हैं, मतलब क्यूब बात करते हैं,
तो क्यूब का कॉर्नर पे अगर कोई भी एटम आपने रखा तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है। तो इसका मतलब 1/8 एटम वहां पर, या एटम का 1/8 फ्रैक्शन वहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, नंबर ऑफ यूनिट सेल in 5.85 gram of NaCl in a given, राइट। तो इसके अंदर आपको क्या बोला है, 5.8 ग्राम NaCl आपको दे दिया, तो वहां पर एकक कोशिकाओं की संख्या पूछी है। बहुत आसान होता है, क्या करेंगे आप सबसे पहले मोल निकाल लीजिए NaCl के। ठीक है, NaCl के अगर आप मोल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, कितना आ गया 1/10 मोल, ये तो मोल है। फिर आप नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट निकाल लीजिए NaCl की। तो फॉर्मूला यूनिट कैसे निकालेंगे, Na इंटू 1/10, दैट इज मोल इंटू Na। तो फॉर्मूला यूनिट आपके पास आ गई Na/10। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है फॉर्मूला यूनिट्स डिवाइडेड बाय Z। उस फॉर्मूला यूनिट के लिए जो Z की वैल्यू होगी वो, तो अगर आप यहां पे बात करेंगे तो भाई फॉर्मूला यूनिट कितनी आ गई अपने पास, Na/10। और NaCl स्ट्रक्चर के लिए आपके पास कितनी फॉर्मूला यूनिट होती है एक यूनिट सेल में, 4। तो Z की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, Na/40, राइट। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास करेक्ट मिलेगा, थर्ड ऑप्शन, ये अपने पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय आणविक ठोस है। तो यहां पर अपने पास ये भी सॉलिड, ये भी सारे सॉलिड है, लेकिन पोलर केवल ये, तो यही अपने पास पोलर होगा। NaCl आयनिक क्रिस्टल होता है। ठीक है, तो ये अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, पैकिंग एफिशिएंसी इन FCC, सीधा सीधा फैक्ट बेस से याद रखना है 74%। ठीक है, FCC एक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता कितनी होती है, 74% होती है, ये याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो अपने पास अष्टबल की रिक्ति है उसकी समन्वय संख्या आपको पूछा है। तो भैया ऑक्टाहेड्रल वॉइड की समन्वय संख्या कितनी होगी, 6। डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए सीधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। तो क्रोमियम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, आयरन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मैग्नीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, H2O में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। फ्रैंकल डिफेक्ट इज कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट, फ्रैंकल दोष को विस्थापन दोष भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है। देयर इज 1 शॉटकी डिफेक्ट पर 10⁻16 आयंस ऑफ NaCl क्रिस्टल, NaCl क्रिस्टल के प्रति 10⁻16 आयनों में एक शॉटकी दोष होता है। तो ये फैक्ट बेस है, डेटा बेस्ड है, आपको पता होना चाहिए। NCERT के अंदर लाइन गिवन है और वहां पर बताया जाता है 10⁻16 आयंस के अंदर आपको 1 शॉटकी डिफेक्ट मिलता है। ठीक है, राइट। तो ये करेक्ट अपने पास स्टेटमेंट है। हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है, तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं, व्हेन NaCl डोप्ड विद द CaCl2 इट रिजल्ट इन द कैटायनिक वैकेंसी। तो जब भी आप किसी क्रिस्टल को डोप करते हैं तो वहां पर आपके पास जो कैटायन है जिसको डोप करा है, अगर उसकी वैलेंसी ज्यादा होगी तो कैटायनिक वैकेंसी होना तय है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ डेंसिटी, तो फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है उसमें जो अपने पास कैटायन होता है वो इंटरस्टिशियल जो साइट है उस पे जाके बैठता है। अब अगर इंटरस्टिशियल साइट पे जाके बैठा तो डेंसिटी तो कम होने का सवाल ही नहीं। तो यहाँ पर डेंसिटी कभी डिक्रीज नहीं होती है, वो सेम मेंटेन रहती है। तो इसका मतलब 4 स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.1 m Na2SO4 एट 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री पर 0.1 m Na2SO4 के एक जलीय विलयन का
परासरण दाब निकालना है। तो परासरण दाब का जो अपने पास फॉर्मूला होता है पाई बराबर आई सी आर टी, यही होता है। अब जब अपने को अल्फा मतलब नहीं दिया जाए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन नहीं है, तो सीधा सीधा हम अल्फा 100% मानते हैं। और अगर अल्फा 100% मानते हैं तो जो आई की वैल्यू होती है वो हमेशा हम एन के बराबर रखते हैं इन केस ऑफ अल्फा इज 1। ठीक है, तो एन कितना आ रहा है यहाँ पे 3, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यहाँ पर अपने पास पाई बराबर क्या हो जाएगा ICRT, तो 3 इंटू सी कितना है अपने पास 0.1, आई आर कितना हो जाएगा अपने पास, कैलकुलेशन के लिए अपन ने बताया था 2/25 लेना है, और टेम्परेचर कितना 300। ठीक, तो 25 को 100 से काट दें यहाँ पर 4 बार। ठीक, ये अपने पास आ गया डेसिमल नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आ गया आपके पास 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और अपॉन में आ गया यहाँ पर कितना 10। अब बताओ जरा इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर लीजिए। तो ये नियर अबाउट 7.2 आएगी। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो नियरेस्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 7.4। तो ये अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलल नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। 1 मोलल अवाष्पशील विद्युत अनअपघटीय विलेय के जलीय विलयन का हिमांक में अवनमन डेल्टा TF आपसे पूछा गया है। वो क्या होता है I इंटू KF इंटू M। अगर यहाँ पर I की बात करें तो नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोला है तो 1 हो गया। KF गिवन है 1.86, मोलालिटी गिवन है कितनी 1, तो डेल्टा TF की वैल्यू सीधा सीधा किसके बराबर हो गई KF के बराबर हो गई, दैट इज 1.86। ठीक है, चाहे तो केल्विन बोल दीजिए और चाहे तो आप डिग्री सेल्सियस बोल दीजिए क्योंकि डिफरेंस इन टेम्परेचर है। राइट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, इफ अ सॉल्यूशन इज फॉर्म बाय द 2 मोल ऑफ A, राइट, उसका आपको प्योर का वेपर प्रेशर दे रखा है, एंड 3 मोल ऑफ B जिसका वेपर प्रेशर आपको दे रखा है कितना 500 टोर, देन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A इन द सॉल्यूशन 2 मोल ऑफ A 3 मोल ऑफ B, इसको अपन ने मिलाकर विलियन बनाया जिसमें P नोट है 700, P नोट भी दे रखा 500, तो यहाँ पर विलियन में A का आंशिक दाब, तो आंशिक दाब मतलब वाष्प दाब होगा विलियन के अंदर, तो PA का मान ज्ञात करना है, वो किसके बराबर हो जाएगा P नोट A x है। अब A के मोल अपने पास कितने हैं भैया 2, राइट, B के मोल अपने पास कितने हैं 3, तो भैया मोल फ्रैक्शन A का कितना हो जाएगा उसके मोल बटा टोटल, दैट इज 2/5। यहां पर अगर अपने को PA कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, P नॉट A 700 इंटू एक्स है, दैट इज 2/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्या 280 टॉर, क्योंकि यहाँ पर अपने पास यूनिट टॉर ही दे रखी थी। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन अपने पास करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। भाई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको तो पता है जो आपके पास यूनिट होती है के की, वो होती है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। अब टाइम अगर नहीं अपने को दे रखा है तो सेकेंड इनवर्स लिखेंगे, n की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा मोल की पावर -1, लीटर की पावर माइनस माइनस कितनी हो जाएगी +1 और सेकेंड इनवर्स, तो लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो यहाँ पे अपने पास कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है करेक्ट, देख लीजिए जरा, थर्ड ऑप्शन बैठ रहा है, तो यही अपने पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट 74, हाफ लाइफ दे रखी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, राइट, आपसे पूछा है क्या रेट कांस्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी दे, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है हाफ लाइफ, हमारे पास सीधा वैल्यू पता होना चाहिए 0.693 अपॉन के, बताओ जरा क्या हो जाएगी के की वैल्यू दे रखी है हमें, तो 0.693 अपॉन 0.693 इंटू 10⁻⁻3। ठीक, ऊपर ले जाओ तो ये तो कट गया, 10⁻⁻3 कितना हो जाएगा 10⁻3 मतलब 10,000, और सेकेंड इनवर्स था तो ये कितना हो जाएगा सेकेंड,
तो हाफ लाइफ अपने पास कितना आ जाएगा 1000 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन इनटू इथेन इज एन एग्जांपल ऑफ। इथीन का इथेन में हाइड्रोजनीकरण किस कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो ध्यान रखें, अगर आपसे मेंशन नहीं करा है तो एनसीईआरटी के अंदर भी बकायदा मेंशन होता है। वहां पर अपन मानते हैं निम्न दाब और निम्न दाब मानते हैं, इसका मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लो प्रेशर पे। ठीक है, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी एंड दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, ए गैस कन्वर्ट हो रही है, ए गैस प्लस 3b गैस कन्वर्ट हो रही है 4c गैस में, rate of formation of C will be if the rate of decomposition of A is 0.4। अभिक्रिया दे रखी है A plus 3B की is 4C। कार्बन के बनने का वेग अपने को निकालना है। यदि A के अपघटन का वेग 0.4 है तो आप तो सीधा सीधा यहाँ पर ध्यान दे लें, RA बराबर C से रिलेट करना है 1/4 RC। A की जो दर होगी C की दर के 1/4 गुनी होगी। ठीक, रस समीकरण में इतने से बात करते हैं, राइट। अब यहां पर रेट ऑफ सी निकालना है तो वो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ आर है। ठीक, तो 4 रेट ऑफ ए कितना दे रखा है अपने को 0.4, कितना आ गया 1.6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन अपने पास करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट अ पेयर ऑफ फंक्शनल आइसोमर। कौन सा एक क्रियात्मक समावयवता का युग्म नहीं है? ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कौन नहीं है? तो अगर फंक्शनल आइसोमेरिज्म में चेक करना है तो भैया चेक करो, पहले में यहाँ पे ईथर है, ये अल्कोहल, तो ये तो फंक्शनल आइसोमर होते हैं। दूसरे में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये हो गया एस्टर, तो ये भी फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तीसरे में यहाँ पर कीटोन है और ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो आ गया एंड में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, तो ये एल्डिहाइड हो गया, तो ये कीटोन और ये एल्डिहाइड फंक्शनल आइसोमर। चौथे में ये कीटोन और ये भी कीटोन, तो अगर यहाँ पर अपने पास दोनों कीटोन है इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आ गया पोजीशन आइसोमर। ठीक है, तो दीज आर पोजीशन आइसोमर, दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई बाय। ग्लिसरॉल को युक्त शेष लाई से किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? ठीक है, तो भैया ग्लिसरॉल जब अपन लेते हैं, एक लिक्विड होता है अपने पास स्पेंट लाई, ठीक है, जहां पर अपन सोप इंडस्ट्री के अंदर इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक, तो वहां ग्लिसरॉल को आपको सेपरेट करना होता है। अब ग्लिसरॉल को अगर आप सेपरेट करेंगे तो इसको आप हाई टेम्परेचर पे डिस्टिल नहीं कर सकते। लगभग 593 केल्विन इसका टेम्परेचर होता है, जो कि बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन उस टेम्परेचर तक पहुंचते पहुंचते ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो इसका मतलब आप इसको नॉर्मली डिस्टिल नहीं कर सकते, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लो टेम्परेचर पे इसको डिस्टिल करना पड़ेगा और उसके लिए प्रेशर क्या रखना पड़ता है, लो। तो रिड्यूस प्रेशर में आपको डिस्टिल करना पड़ेगा, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। और ये जो डिस्टिलेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं भैया, वैक्यूम डिस्टिलेशन, राइट। तो भैया ये अपने पास क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्वात आसवन। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 की। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, सर्वाधिक स्थायी कार्ब धनायन अपने पास कौन सा है? तो भैया जो पार्ट ऑफ आपके पास एरोमेटिक नेचर होता है, ठीक है, पार्ट ऑफ एरोमेटिक होता है, वो हमेशा क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे ये एरोमेटिक का पार्ट है, पॉजिटिव चार्ज, राइट। हमें कैसे पता लगा ये पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक का पार्ट है? आप पॉजिटिव चार्ज हटा दीजिए, एरोमेटिक नेचर खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये अपने पास पार्ट ऑफ एरोमेटिक है, इसलिए मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है। ठीक है, राइट। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। बाकी फर्स्ट ऑप्शन आप देख लीजिए एंटी एरोमेटिक होता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आप देख लीजिए एंटी एरोमेटिक होगा। फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो भैया नॉन एरोमेटिक, ठीक, तो मोस्ट स्टेबल एरोमेटिक। ठीक। नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल रेंज बिटवीन, कोलोइडी कण के व्यास की परास किसके मध्य होती है? तो 1 to 1000 नैनोमीटर होती है,
तो फर्स्ट ऑप्शन हमें नजर आ रहा है 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में, तो ये अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक। 81 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुआण्विक कोलॉइड है? तो बहुआण्विक कोलॉइड अपने पास होता है क्या? गोल्ड सोल, स्टार्च मैक्रोमोलिक्यूलर होता है, प्रोटीन मैक्रोमोलिकुलर होता है, सोप एसोसिएट कोलॉइड होता है। केवल गोल्ड ही बचा ऑप्शन में, ऑड वन आउट करके भी चाहो तो निकाल सकते हैं, तो ये अपने पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। 82 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव चार्ज सोल, तो भैया आपको पता होना चाहिए मेटल ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड हमेशा पॉजिटिव सोल, मिथाइलिन ब्लू सोल ये अपने पास डाई होती है और ये क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव। तो एक ही ऑप्शन बचा कॉन्गो रेड सोल, ये ही अपने पास नेगेटिव चार्ज सोल होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, स्मोक इज अ कोलोइडल सोल ऑफ, तो जब आपने स्मोक को पढ़ा होगा, जब टाइप ऑफ कोलोइडल पढ़ा होगा, वहां पे डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम के बेसिस पे हमने क्लासिफाई करा है। तो डिस्पर्शन मीडियम गैस लिया है, उसके अंदर सस्पेंड कर दे सॉलिड, तो स्मोक उसका एग्जांपल होता है। तो सॉलिड इन गैस, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 83 का अपने पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन कैन बी डन बाय, कोलोइडी विलयन का शुद्धिकरण किसके द्वारा हो सकता है? तो डायलिसिस एक अपन ने वहां पर मेथड पढ़ा था जो कि प्यूरिफिकेशन का मेथड होता है। राइट, ध्यान रखें, कंडेंसेशन, पेप्टाइजेशन, कोएगुलेशन। ठीक है, इनमें से अपने पास कोई प्यूरिफिकेशन का मेथड नहीं है। राइट, डायलिसिस, अपोहन। ठीक है, ये प्यूरिफिकेशन का अपने पास मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, मूवमेंट ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलोइडीकरण की गति को कहा जाता है क्या? इलेक्ट्रोफोरेसिस। राइट, बताया था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं वो माइग्रेट होते हैं। राइट, तो इसे अपन बोलते हैं विद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर। 86 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट केमिस्ट ऑप्शन, रासायनिक अधिशोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इट इज कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, तो केमिस्ट ऑप्शन तो केमिकल बॉन्ड बनता है तभी होता है। इरिवर्सिबल इन नेचर, बिल्कुल सही है क्योंकि रासायनिक बंध बन रहा है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है। हाई हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो भैया एड्सॉर्प्शन की हाई हीट होती है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है। लो एक्टिवेशन एनर्जी, ये गलत बात है, एक्टिवेशन एनर्जी वहां पे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। क्यों? क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा सफिशिएंट क्वांटिटी में चाहिए होती है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 की। द ऑर्डर ऑफ द कोएगुलेशन पावर ऑफ Na+Al3+Ba2+ फॉर As2S3, ये अपने पास जो सोल है वो कैसी सोल है भैया? सल्फाइड सोल, जो कि होती है नेगेटिव सोल। अब अगर नेगेटिव सोल होगी तो ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर, और आपसे कोएगुलेशन पावर ही पूछे तो एल्यूमिनियम के जो कोएगुलेशन पावर है वो सबसे ज्यादा होगी, Ba2+ की उससे कम और Na+ की सबसे कम। ये ऑर्डर अपने को कहां देखने को मिल रहा है? सेकंड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट, निम्नलिखित में से किस समूह के लिए प्लस आई प्रभाव अधिकतम होगा? तो भैया आपको पता होगा यहाँ पर जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप कार्बन से जुड़ते जाते हैं प्लस आई इफेक्ट उतना बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, आपको यहाँ पर दिखेंगे जो 3 मिथाइल ग्रुप अपने को दिख रहे हैं कार्बन पे, वो किस में दिख रहे हैं? सेकंड ऑप्शन में। तो इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है क्योंकि सारे के सारे ही यहाँ पर डोनेट करेंगे और सारे डोनेट करेंगे तो इसलिए प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। तो सेकंड ऑप्शन और करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो आईयूपीएसी नेम हमें यहाँ पर करना है, मेन चेन हमें दिख रही है, साइक्लिक चेन है। अब साइड चेन कौन हो गया? ऊपर वाला इथाइल हो गया और नीचे 2 मिथाइल ग्रुप है। तो नंबरिंग कहां से करें? अगर आप नंबरिंग नीचे से करते हैं 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग होगी। तो सेट ऑफ लोगेंड क्या बनेगा आपके पास? 1,1,3। यही नंबरिंग अगर ऊपर से करते तो यहाँ पे सेट ऑफ लोगेंड क्या बनते? 1,3,3। तो लोवेस्ट सेट अपने को कहाँ मिल रहा है? नीचे से ऊपर की ओर, तो इसलिए नंबरिंग हमारी यही रहेगी। लेकिन जब नाम लिखते हैं तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं, तो इथाइल पहले आएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा? 3 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन।
तो फोर्थ ऑप्शन अपने को यही नाम बता रहा है और यही अपने पास करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। 100 ml of 3m NaOH solution is mixed with the 900 ml of 2m NaOH solution, then the molarity of the resultant solution. 100 ml 3m NaOH विलयन तथा 900 ml 2m NaOH विलयन को मिलाने पर प्राप्त परिणामी विलयन की मोलरता बताइए। ठीक, तो मोलरता अगर ज्ञात करनी है, केवल और केवल समान विलयन को अपन ने मिलाया है, तो N1V1 प्लस M2V2 बराबर M मिक्स V मिक्स। ठीक, अपने से बोला जाए कि भैया V मिक्स, तो V मिक्स आपके पास हो जाएगा कितना, 900 प्लस 100, 1000। ठीक, तो अब यहां पर अपन वैल्यूज पुट कर दें, 3 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 900 डिवाइडेड बाय कितना, 1000। ठीक, अब जरा इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 300, ये हो गया कितना, 1800 बटा 1000, बताओ कितना हो गया, 2100 अपॉन 1000, कितना आ गया भैया, 2.1 मोलर। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। इफ द मोलैलिटी ऑफ अ यूरिया in aqueous solution is 5 मोलल, then the mass percentage of urea in the solution will be। यदि जलीय विलयन में यूरिया की मोललता 5 मोलल है, तो विलयन में यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत होगा। तो भैया मोललता, मोलैलिटी दे रखी है 5 स्मॉल m, इसका मतलब 5 मोल यूरिया इन 1 kg, 1 kg बोले तो कितना, 1000 ग्राम H2O, यही होगा। अब 5 मोल यूरिया का अपने को निकालना है मास, तो वेट ऑफ यूरिया अगर अपन बात करें कितना हो जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मास, कितना आ गया, 300 ग्राम। राइट, यूरिया का मास अपने पास आ गया, वाटर का मास अपने पास आ गया, तो परसेंटेज यूरिया अपने को निकालनी है बाय मास। ठीक है, वेट बाय वेट परसेंट, तो क्या करेंगे, यूरिया का वेट दैट इज 300 अपॉन टोटल वेट दैट इज 1300 इनटू 100। ठीक है, तो अब 300 डिवाइडेड बाय 13, सॉल्व करें इसको, तो सॉल्व करने पर आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है 23.1% एंड दैट विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 की। If 0.1 molar aqueous solution of Na2SO4 is 75% dissociated, then the Van't Hoff factor of the salt is। यदि Na2SO4 का 0.1 मोलल जलीय विलयन 75% वियोजित हो जाता है, तो लवण का Van't Hoff फैक्टर होगा। ठीक है, तो भैया आपको अल्फा दे रखा है सीधा 75%, इसका मतलब 0.75, 0.75 को हम लिखते हैं 3/4। ठीक, अब अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे आई डिसोसिएशन के केस में 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, n की वैल्यू 2 सोडियम आयन 1 सल्फेट आयन हो गया कितना, 3, तो 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 3/4, जरा सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू 3/4 कितना आ जाएगा, 3/2, 3/2 मतलब 1.5, 1.5 प्लस 1 कितना आ गया, 2.5 एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ आई। तो कौन सा ऑप्शन में आ करेंगे, फोर्थ ऑप्शन और करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। 0.1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ विच कंपाउंड विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किस यौगिक के 0.1 मोलल विलयन का क्वथनांक उच्चतम होगा। क्या माना है, कंप्लीट डिसोसिएशन माना है। तो भैया ग्लूकोज यूरिया तो डिसोसिएट होता नहीं है, NaCl डिसोसिएट होगा, MgNO3 ऑल ट्वाइस डिसोसिएट होगा। तो जब आपके पास मोलैलिटी सेम दे रखी है, तो वहां पर जो अपने पास बॉइलिंग पॉइंट होगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट की बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं डेल्टा डीबी की। राइट, तो डेल्टा डीबी आई बढ़ेगा तो डेल्टा डीबी बढ़ेगा, और डेल्टा डीबी बढ़ेगा
तो टीबी भी बढ़ेगा। तो आई सबसे ज्यादा किसका होगा भाई? अगर अपने को 100% डिसोसिएशन दे रखा है तो जो एन की वैल्यू वो आई की वैल्यू, तो थर्ड वाले में NaCl के लिए अपने पास आई की वैल्यू होगी 2, MgNO3 होल ट्वाइस के लिए होगी कितनी 2, तो आई सबसे ज्यादा आ रहा है MgNO3 होल ट्वाइस, राइट, तो उसके लिए डेल्टा टी भी सबसे ज्यादा और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा सबसे ज्यादा, तो यही अपने पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, which is incorrect for the solution showing the negative deviation from the ideal behavior। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है? सॉल्यूशन में इंटरेक्शन बढ़ जाता है दोनों लिक्विड्स में, ठीक, तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, तो पहला करेक्ट है। मिक्सिंग हमेशा स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा नेगेटिव होती है, तो ये भी करेक्ट है। वॉल्यूम जो होता है क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ा तो कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो डेल्टा वी मिक्स आता है नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया? गलत, और पूछा भी इनकरेक्ट है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, इफ द 6 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व्ड इन द 250 ग्राम ऑफ वाटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। यदि 6 ग्राम यूरिया को 250 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन का क्वथनांक बिंदु कितना होगा, ठीक। तो भाई आपको पता है यहां पर आपसे डेल्टा टी भी पूछा है पहले, तो डेल्टा टी भी निकालने के लिए अपने पास क्या होता है? आई इंटू के बी इंटू एम, एम बोले तो मोलालिटी। यूरिया के लिए आई की वैल्यू होती है 1, के बी की वैल्यू अपने को दे रखी है 0.52, मोलालिटी क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज 6 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 60 इनटू कितना आपके पास 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 250। ये सीधा सीधा कटा कितनी बार? 4 बार, ठीक है। ये कट गया 1/10 बार, क्या आ गया आपके पास? 0.52 बटा 10 इंटू 4, डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? बताओ जरा, लगभग 0.2 आ गई, तो लगभग 0.2 आ गई, तो टीबी अपने पास क्या हो जाएगा? टी नॉट बी प्लस डेल्टा टीबी, ठीक। तो टी नॉट बी होता है आपके पास 100 डिग्री फॉर वाटर प्लस डेल्टा टीबी कितना आ गया? 0.2, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 100.2 डिग्री सेल्सियस, ये आपके पास बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, फॉर अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, बता रखा है डेल्टा एच की वैल्यू, इफ डेल्टा एच इज -75 किलो जूल पर मोल, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज 50 किलो जूल पर मोल, देन द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन। डेल्टा एच का मान 75 किलो जूल प्रति मोल है, अग्र अभिक्रिया के लिए सेकेंड ऊर्जा 50 किलो जूल है, तो पश्चिम अभिक्रिया के लिए पूछा है, तो सीधा फॉर्मूला होता है डेल्टा एच बराबर ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। ये दे रखा है अपने को -75, फॉरवर्ड अपने को दे रखा है 50, बैकवर्ड अपने को निकालना है, तो भैया ये उधर ले आओ, ये इसको इधर ले आओ, तो ई ए बैकवर्ड कितना हो जाएगा? 50 प्लस 75, बताओ कितना आएगा? 125 किलो जूल पर मोल, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन बेटा अपने पास? फर्स्ट ऑप्शन, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बता रखा है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द कैटलिस्ट कैन कैटलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। उत्प्रेरक की अल्प मात्रा अभिकारकों की अधिक मात्रा को उत्प्रेरित कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। एक स्मॉल अमाउंट अगर आप कैटलिस्ट का ऐड कर दे तो उससे भी काफी ज्यादा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट, कैटलिस्ट डू नॉट ऑल्टर द चेंज इन द गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन को परिवर्तित नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। जब डेल्टा एच वो चेंज नहीं करता तो डेल्टा जी कैसे चेंज कर सकता है? केवल रास्ता बदलता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। A catalyst catalyzes both spontaneous and non-spontaneous reaction। एक उत्प्रेरक स्वतः तथा अस्वतः दोनों अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर सकता है, तो भैया ये तो गलत हो गया। कैटलिस्ट कभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं करता,
और अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं करता तो कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को वो कैटेलाइज कैसे करेगा? ठीक है, जो रिएक्शन चल ही नहीं रही उसको कैटेलाइज करना पॉसिबल नहीं है। केवल चलती हुई रिएक्शन को वो क्या कर सकता है? कैटेलाइज कर सकता है। तो थर्ड स्टेटमेंट अपना गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या पूछा आपने से? करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला और दूसरा अपने पास करेक्ट है और उसके लिए ऑप्शन कौन सा आ रहा है? सेकंड ऑप्शन, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। इफ द मास रेशियो ऑफ द मिथेनॉल इन द वाटर in a solution of 4:9 then the mole fraction of the methanol in the solution will be। यदि किसी विलियन में मिथेनॉल तथा जल का द्रव्यमान अनुपात 4:9 है तो विलियन में मिथेनॉल का मोल प्रभाज क्या होगा? तो भैया एक काम करो, वेट अपने को दे रखा है, हम मोल का रेशियो निकाल लेते हैं। ये मोल आ जाएंगे CH3OH के और ये आ जाएंगे H2O के। अब मोल निकालने के लिए मोलर मास से डिवाइड कर दे। CH3OH का मोलर मास कितना होता है भैया? 32। वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18। तो ये कितना हो गया? 1/8। ये कितना हो गया? 1/2। तो 1/8 1/2। राइट, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 1/4:1। ठीक, 1/4:1 इसका मतलब क्या हो गया? 1:4 हो गया। राइट। तो अगर मोल का रेशियो आपके पास मिथेनॉल और वाटर का 1/4 आ रहा है तो मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा मिथेनॉल का? दैट विल बी, इसके मोल मिथेनॉल के डिवाइड बाय टोटल कितना हो जाएगा? 1/5। 1/5 का मतलब कितना है? 0.2। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास करेक्ट बैठ रहा है? सेकेंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, एंड दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When the temperature of the reaction increased from 27 degrees Celsius to 37 degrees Celsius, then the rate of reaction doubled. Then the energy of the activation for the reaction, जब अभिक्रिया का ताप 25 डिग्री से 37 डिग्री कर दिया जाता है तो उसकी अभिक्रिया का जो वेग है वो 2 गुना हो गया। तो सक्रियण ऊर्जा आपसे पूछी है, तो Ln की टर्म में पूछी है, तो Ln K2/K1 बराबर क्या होगा? EA अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक, K2/K1 उनका रेशियो दे रखा है अपने को कितना? 2, तो Ln हो गया 2। राइट, R एज इट इज रख दे अपन और इस वैल्यू को अब हम सॉल्व करें। तो अगर इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर T1 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन में 300, T2 37 310 केल्विन। ठीक, सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 310 माइनस 300 कितना हो जाएगा? 10। नीचे अपने पास कितना हो जाएगा? 300 इंटू 310। तो यहां पर अगर अपन सॉल्व करेंगे इसको तो आपके पास आ जाएगा 93000 अपॉन 10, ये ले गए उधर अपन, इंटू R Ln2, ये घटा। तो EA की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9300 R Ln2 और यही अपने पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन अपने पास होगा? सेकंड ऑप्शन, दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 की। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन of 40% of the reaction if the half life period of the reaction is 20 minute। हाफ लाइफ पीरियड आपको 20 मिनट दे रखा है। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के 40% पूर्ण होने में आवश्यक समय क्या होगा यदि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 20 मिनट है? एक बहुत अच्छी बात है, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपके पास होती है तो आपके पास हमेशा एक कांस्टेंट रेट से चलती है। ठीक, तो यहां पर आप चाहें तो यूनिटरी मेथड अप्लाई कर लें और उससे आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे? 50% रिएक्शन जो कंप्लीट हो रही है वो कितनी हो रही है? 20 मिनट्स में हो रही है। तो 1% अपने पास कितने मिनट में कंप्लीट होगी?
यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर जीरो ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट रेट से चल रही है। तो 1% इतने में होगी, हमें कितने परसेंट करवानी है, 40%। तो 40% कितने में हो जाएगी, 20/50 इंटू 40, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 16 मिनट्स। तो इट विल टेक 16 मिनट्स फॉर कंप्लीशन 40%, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर, राइट। तो ये अपने पास डिस्कशन रहा FT4 का। आई होप आप एक बार सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करिए, जो जो आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनको खुद से दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करें, राइट। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।